प्रताप एक किसान था। वो अपनी खेती बाड़ी संभालता था। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। प्रताप के दो छोटे भाई बहन भी थे जिनकी जिम्मेदारी अब उसके ऊपर थी। प्रताप की इस टूटी फूटी किस्मत को देखकर सभी गांव वालों को उस पर बहुत तरस आता था। आहा सेठ जी, आपने देखा ये प्रताप की किस्मत कितनी टूटी फूटी है। बचपन में ही माता पिता का साया छिन गया था और अब ये छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी, न जाने कौन इससे विवाह करेगा। इतनी उलझन में तो इसकी जिंदगी है। मुझे नहीं लगता कि अब इसकी जिंदगी संवरने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। उसकी जिंदगी तो वैसे ही खराब है। वो तो उसके माता पिता उसके लिए उतनी ज़मीन छोड़कर गए थे, इसीलिए आज वो उस ज़मीन पर खेती बाड़ी करके अपना जीवन किसी तरह संवार रहा है, वरना तो उसका क्या ही हाल होता। प्रताप के दो छोटे भाई बहन थे। एक बहन जो करीब 15-16 वर्ष की थी, उसका नाम राधे था। सबसे छोटा था उसका भाई जो करीब 10-12 वर्ष का था। उसका नाम था कुंवर। अरे, आज भैया नहीं आए, इतनी देर हो गई है, शाम हो गई है। वो तो दोपहर का खाना भी खाने नहीं आए। आज तो मैंने उन्हें टिफिन भी नहीं दिया। पूरे दिन कितना भूखे रहे होंगे, इतना काम करते हैं और अब आए भी नहीं। हाँ, वो तो है। शायद आज खेत में कुछ ज़्यादा काम होगा। वैसे दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना बन गया क्या? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, खाना बन गया है, पर थोड़ी देर और अपनी भूख को बर्दाश्त करो। एक बार भैया भी आ जाए तो हम सब मिलकर खाना खाएंगे। वहीं दूसरी ओर नगर के पास ही राजा वीर प्रताप का एक महल था। पुत्री सुनैना, अब आपकी उम्र विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए हमने सुनिश्चित किया है कि हम आपका विवाह अपने बचपन के मित्र के राजकुमार के साथ करवाएंगे। आप चिंता मत करिए, वहाँ पर आप बहुत सुखी रहेंगी। नहीं पिताजी, अभी मेरा विवाह करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी मैं कुछ वर्षों तक और इस जीवन को ध्यानपूर्वक समझना चाहती हूँ, और मैं विवाह अपने पसंद के किसी लड़के से करूँगी। वो मेरी पसंद होगी जिससे मैं विवाह करूँगी। नहीं राजकुमारी, आप ऐसा नहीं कह सकती हैं। मैंने सुनिश्चित कर लिया है कि मैं आपका विवाह अपने मित्र के राजकुमार से ही करवाऊंगा। मैंने तो उन्हें वादा भी कर दिया है। अब तुम इस तरह मेरे बातों को टाल नहीं सकती हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। अगले दिन महल का एक सिपाही घबराता हुआ महाराज के पास पहुंचता है। महाराज, राजकुमारी महल से कहीं भाग गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी महल से भाग गई? क्या मतलब है कि तुम सो रहे थे? तुम कहाँ थे उस वक्त? अगर मुझे मेरी राजकुमारी नहीं मिली तो मैं तुम्हारा ये सर धड़ से अलग कर दूंगा। किसी भी कीमत पर मेरी राजकुमारी को मेरे पास लेकर आओ, जाओ। यहाँ राजकुमारी भागकर एक पड़ोसी गांव में आ जाती हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्हें राधे और कुंवर मिल जाते हैं। बेबस मजबूर राजकुमारी को सारी बातें उन्हें बतानी पड़ती है और उनकी मित्रता भी हो जाती है। क्या सच में आप एक राजकुमारी हैं? मैंने केवल राजकुमारी के बारे में सुना था और देखा तो केवल सपनों में था। आज हकीकत में पहली बार मैं किसी राजकुमारी को देख रही हूँ। हाँ दीदी, आप एक काम करिए, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। आप हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। वहाँ आपको कोई नहीं ढूंढ सकता है। आप जब तक चाहें हमारे घर में रह सकती हैं। हमारे घर में कोई जल्दी आता जाता भी नहीं है, इसलिए जब तक आप छुपना चाहें हमारे घर में आसानी से छुप सकती हैं। क्या सच में?
तुम लोग कितने अच्छे हो। अभी अभी मेरे बारे में परिचित हुए हो और अब मेरी मदद करना चाहते हो। पर मुझे डर है कि अगर मान लो मैं तुम्हारे घर में छुप भी गई और किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। वो तो जाकर मेरे पिता को बता देगा। नहीं नहीं। अरे दीदी, हमने कहा ना, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। वैसे भी हमारे घर में कोई भी जल्दी आता जाता नहीं है, इसलिए आपको वहाँ कोई खतरा नहीं। इस तरह वे दोनों राजकुमारी को अपने घर पर ले आते हैं। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने मुझे यहाँ छुपा तो दिया, पर तुम लोग के घर में तुम्हारे भैया भी तो हैं। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो क्या होगा। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये मेरा कमरा है, यहाँ जल्दी कोई नहीं आता है। आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। और वैसे भी भैया दिन भर खेत पर रहते हैं। वो घर में केवल दोपहर में खाना खाने वक्त आते हैं और फिर सीधे शाम को आते हैं घर पर। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ वो सब तो ठीक है, पर मैं यहाँ पर इन कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे कोई साधारण वस्त्र चाहिए होगा, जिससे मान लीजिए आपके भैया ने मुझे कभी देख भी लिया तो हम कोई बहाना बना सके। उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं एक राजकुमारी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए एक साधारण सा वस्त्र सिल दूंगी। मुझे सिलाई का काम बहुत अच्छे से आता है। शाम को जब प्रताप घर वापस आता है तो अपने दोनों छोटे भाई बहनों के लिए उनकी मनपसंद की चीजें खाने के लिए लेकर आता है। राजकुमारी अंदर कमरे से ये सब कुछ देख रही थी। वो प्रताप के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होती हैं। वो मन ही मन सोचती हैं, अरे ये प्रताप कितना अच्छा है, अपने छोटे भाई बहनों का कितना ख्याल रखता है। और मैं तो बेफिजूल में डर रही थी। अगर मैं इनके सामने आ भी जाऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये महाराज से कुछ कहेंगे। अगले दिन जब दोपहर में दोनों भाई बहन और राजकुमारी आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर प्रताप आ जाता है। प्रताप राजकुमारी को वहाँ देख लेता है। वो घबरा कर उनसे पूछता है, अरे राधे कुंवर, ये क्या, ये लड़की कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है। वो भैया, आप पहले वादा करो कि आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे। ये क्या तुम दोनों की नई शरारत है। तुम दोनों चुपचाप मुझे बताते हो या मैं बताऊं। नहीं नहीं भैया, मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। दरअसल ये दीदी 2-3 गांव दूर से यहाँ आई हैं। इनके पिता जबरदस्ती इनका विवाह एक बूढ़े व्यक्ति से करवाना चाहते थे और ये नदी में कूदना चाहती थी। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर इन्हें रोक लिया। अरे रे, ये तो इनके पिता ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है। पर इस तरह यूं नदी में कूद जाना, ये किसी समस्या का हल तो नहीं है। आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप मेरे घर में रह सकती हैं। जब तक आपकी इच्छा हो, आप यहाँ सुरक्षित हैं। हाँ भैया, हमें पता ही था आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। माफ़ कर दीजिए, हमने ये बात छुपाई। वैसे हमने ये भी सोच लिया है कि अगर यहाँ कोई आएगा तो हम दीदी को कैसे बचाएंगे। अरे उतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे घर में वैसे भी जल्दी कोई आता जाता ही नहीं है। राजकुमारी सुनैना को प्रताप का व्यक्तित्व पहले से ही बहुत अच्छा लगता था। अब तो उनके मन में और भी इज्जत बढ़ गई। दिन राजकुमारी सुनैना प्रताप से कहती हैं, वो दरअसल बात ये है कि कल ही राधे और कुंवर ने मुझे खेतों के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि हमारा खेत बहुत सुंदर है। मेरा भी मन था कि मैं खेतों में जाऊं और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव लूं। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है, आप हमारे खेत चलिए। हमारा खेत सच में बहुत सुंदर है। हमारे खेत से अच्छा प्रकृति का अनुभव आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और अगर कोई गांव वाला आता है तो हम उसे बाद में देख लेंगे।
नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें कोई उचित बहाना ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारे घर पर वैसे भी कोई गांव वाला जल्दी आता ही नहीं है, और ना ही रास्ते में हमसे कोई प्रश्न करता है। अगर मान लीजिए वो पूछ भी लेता है तो हम कह देंगे कि आप हमारी कोई रिश्तेदार हैं। उससे ज़्यादा तो वो नहीं ही पूछेगा। अब आप एकदम मस्त होकर चलिए। प्रताप राजकुमारी को अपने खेत पर ले आता है। दोनों खेत घूमने के बाद एक जगह पर रुकते हैं। वो दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये मेरा निवेदन है। राजकुमारी को पता चल जाता है कि सुंदर उसे पसंद करता है, पर फिर भी उसके मुंह से सुनने के लिए वो उससे पूछती है। हाँ हाँ, कहो क्या बात है, और आखिरकार मैं बुरा क्यों मानूंगी। चलो बताओ क्या बात है। वो दरअसल बात ये है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, और मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। देखिए देखिए, आपके ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं है। अगर आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहती हैं तो आप मुझे मना कर सकती हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, मैं आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। अब जैसी आपकी मर्जी। प्रताप की बातें सुनकर राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि आप किसी लड़की से पहली बार बातें कर रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं किसी लड़कियों से बातें नहीं करता हूँ। मैं तो आज पहली बार आपसे इस तरह की बातें कर रहा हूँ, वरना तो मैं किसी लड़की की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता हूँ। अच्छा, भला ऐसा क्यों है? दिखने में तो तुम बहुत अच्छे खासे दिखते हो और बातें भी अच्छी हैं। हाँ, मैं ठहरा गरीब किसान, भला मुझसे कौन विवाह करेगा। ऊपर से मेरे ऊपर मेरे भाई बहनों की जिम्मेदारी है। मुझे उन्हें पढ़ाना लिखाना है और आगे चलकर उन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहुत सी सहेलियां हैं, वो तुमसे विवाह करने के लिए तुरंत राजी हो जाएंगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपसे विवाह करना चाहता था। इसका मतलब है कि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, पर तुम्हें कुछ महीनों तक रुकना पड़ेगा। मैं तुमसे 3 महीनों तक विवाह नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद ही मैं तुमसे विवाह कर सकूंगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप अपना समय ले सकती हैं, और आपकी जब तक इच्छा हो तब तक आप हमारे घर में रह सकती हैं। अब आप हमारे घर को अपना घर ही समझिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं भी तुमसे ही विवाह करूँगी। तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं तुम्हें छोड़कर यूँ नहीं जाने वाली हूँ। मैंने वादा किया है, इसलिए मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। फिर प्रताप राजकुमारी को अपने खेत के पास ही एक मंदिर के पास लेकर आता है। राजकुमारी मंदिर देखकर कहती हैं। अरे ये क्या, ये मंदिर यहाँ पर? मैं तो आज पहली बार किसी मंदिर को यूं खेत के पास देख रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, ये मंदिर मैंने ही बनवाई थी। दरअसल मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई के बाद मैंने ये मंदिर बनवाई थी, याद में और यहाँ पर ये मूर्ति भी लगवाई है। अब मैं रोज यहाँ पर पूजा करता हूँ। अपने काम की शुरुआत करने से पहले हमेशा मंदिर में अगरबत्ती दिखाता हूँ। अरे, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। चलो, हम लोग अपने सुखी जीवन के लिए तुम्हारे माता पिता और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। फिर वे लोग हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। उस दिन जब राजकुमारी सो रही थी, तब उनके सपने में एक महिला आती है। गुलाबी साड़ी में एक अजीब सी महिला। सुनैना, इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हो? उठ भी जाओ। कब तक सोती रहोगी बेटा? उठ जाओ।
डर के मारे राजकुमारी अपने बिस्तर से उठ जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आधी रात में क्या हो रहा है। अरे अरे, आप कौन है और आप इस तरह मेरे कमरे में कैसे चली आई? क्या उन लोगों ने आपको रोका नहीं? आप यहाँ कैसे आई हैं? ला, एक आत्मा को यहाँ आने से कौन रोक सकता है? मैं एक आत्मा हूँ, प्रताप की माँ की आत्मा। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक राजकुमारी हो, राजा वीर प्रताप की इकलौती बेटी, जो यहाँ भागकर छुप कर रह रही है। पर ये सब आपको कैसे पता? कृपया करके आप प्रताप को ये सारी बातें मत बताइएगा, वरना वो मुझे यहाँ से निकाल देगा और अपने घर में नहीं रहने देगा। पर आप आत्मा हैं तो आप यहाँ कैसे? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं यहाँ तुम्हें कुछ आघात कराने आई हूँ। मैं तुम्हारा जीवन बचाना चाहती हूँ। दरअसल हमारे परिवार पर एक नाग देवता का श्राप है और उस श्राप के चलते कोई भी नया जोड़ा अधिक वर्षों तक नहीं टिक पाता है। इसीलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। राजकुमारी को अपने आंखों और कानों दोनों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। डरो मत, कल सुबह मैं इस झोपड़ी के बाहर तुम्हें एक मोर के रूप में दर्शन दूंगी। तब तुम समझ जाओगी कि ये सपना एक हकीकत है, ठीक है? और मैं तुम्हें आगे आगे बताती जाऊंगी कि तुम्हें इस श्राप को तोड़ने के लिए क्या करना है। ऐसा कहकर प्रताप की माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। राजकुमारी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। अगली सुबह राजकुमारी बहुत देर तक सोती रहती हैं। तभी वहाँ पर राधे आती है और कहती है, अरे दीदी उठिए, देखिए कितनी देर हो गई है। ऐसे कब तक सोती रहेंगी? उठिए। राजकुमारी उठकर बैठ जाती हैं, पर अभी भी उनके मन में वो रात वाली घटना घूम रही थी। जब राजकुमारी झोपड़ी के बाहर आती हैं तो आते ही उन्हें एक मोर के दर्शन हो जाते हैं। राजकुमारी समझ जाती हैं कि कल रात का देखा हुआ सपना एक हकीकत था। दोपहर का वक्त था। उस वक्त राधे और कुंवर घर में अकेले थे। राजकुमारी भी प्रताप के साथ खेत पर गई हुई थी, पर बहुत देर तक ना आने के कारण फिक्र हो जाती है। अरे कुंवर, तुमने देखा? दीदी सुबह से खेत पर गई हुई है, पर अभी तक घर वापस नहीं आई। हाँ, सही कहा। मुझे लगता है कि हमें खेत पर चलकर दीदी को घर वापस लेकर आना चाहिए। मुझे तो डर है कि अगर कहीं उन्हें रास्ते में उन्हें कोई गांव वाला मिल गया हो और वो गलती से उसे अपना परिचय बता दी हो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, हम उन्हें ढूंढने चलते हैं। राजकुमारी को ढूंढने के लिए वो लोग प्रताप के पास खेत पर पहुंचते हैं। अरे कुंवर और राधे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम लोग उस लड़की को घर पर ही छोड़कर आ गए हो। अगर कोई गांव वाला उन्हें देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे नहीं आना चाहिए था तुम लोगों को। पर भैया, हम लोग तो यहाँ दीदी को खुद ढूंढने आए हैं, वो घर पर नहीं आई है। यहाँ आकर पता चला कि वो यहाँ भी नहीं है। अगर वो यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ चली गई? क्या कहा? वो घर पर नहीं पहुंची हैं? पर वो तो यहाँ से कब का निकल गई हैं। इसका मतलब वो कहीं चली गई हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी कीमत पर हमें उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते अंत में वो लोग अपने घर पर वापस पहुंचते हैं। हाँ, उन्हें तो हर जगह ढूंढ लिया। मुझे तो लगता है कि वो अपने घर वापस चली गई हैं। वो भैया, हमें आपको एक बात बतानी थी। पहले वादा करो, गुस्सा नहीं करोगे। सच सच बताओ कि क्या बात है? क्या ये तुम लोगों की कोई नई शरारत है? चलो जल्दी बताओ मुझे। वो भैया, दरअसल वो दीदी एक राजकुमारी है। महाराज उनका विवाह अपने पसंद के किसी राजकुमार से करवाना चाहते थे,
पर दीदी को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए वो भागकर यहाँ चली आई और हम लोगों ने आपसे ये बात अब तक छुपा कर रखी थी। क्या कहा? वो एक राजकुमारी थी, मतलब महाराज की पुत्री? अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम महाराज हमें नहीं छोड़ेंगे। उनके सैनिक हमारे घर पर आएंगे और हमें पकड़ कर ले जाएंगे और हमेशा के लिए कारागार में डाल देंगे। मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों को आपको सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी, पर मुझे विश्वास है दीदी महल तो दोबारा नहीं गई होंगी, वो वापस ज़रूर आएंगी। मुझे विश्वास है, उन्होंने हम लोगों से वादा किया था। पर कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक उनके घर पर पहुंचते हैं और उन्हें बंदी बनाकर महल लेकर जाते हैं। राधे, कुंवर और प्रताप को महाराज के सामने पेश किया जाता है। महाराज उन लोगों के ऊपर बहुत क्रोधित होते हैं। सच सच बताओ कि तुम लोगों ने मेरी पुत्री को कहाँ छुपा कर रखा है? तुम लोगों को पता भी है कि मेरी महारानी ने उतने दिनों से कुछ भी ढंग से खाया पिया तक नहीं है, केवल और केवल राजकुमारी के याद में। चलो जल्दी जल्दी बताओ कि मेरी राजकुमारी कहाँ है। हम सच कह रहे हैं महाराज, हमें नहीं पता कि राजकुमारी कहाँ है। अभी तक वो हमारे साथ थी, पर ना जाने वो आज कहाँ चली गई। हम सच कह रहे हैं महाराज, हमने राजकुमारी को नहीं भगाया है और ना ही उन्हें छुपा कर रखा है। वो खुद ब खुद हमारे पास से चली गई। महाराज, मुझे लगता है ये लोग झूठ कह रहे हैं। ये लोग ऐसे नहीं बताएंगे। आप इन्हें जीवन भर कारागार में रहने की सज़ा सुना दीजिए। कारागार में रहकर इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं महाराज, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपकी राजकुमारी को नहीं छुपाया है, और अगर आपको सज़ा देनी ही है तो आप केवल मुझे दीजिए। मेरे छोटे भाई बहन वो अभी कितने छोटे हैं, वो बेकसूर है महाराज। आप उन्हें जाने दीजिए, कृपया जाने दीजिए महाराज। उनके लाख गिड़गिड़ाने पर भी महाराज उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं और उन्हें हमेशा के लिए कारागार में डाल देते हैं। यहाँ राजकुमारी चलते चलते एक नदी के पास पहुँच जाती हैं। प्यास लगने पर जब नदी का पानी पीने जाती हैं, तब उनके सामने एक जलपरी प्रस्तुत हो जाती है और उन्हें रोक लेती है। रुक जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस नदी का पानी पीने से इंसान मेरी तरह इस रूप में आ जाता है? वैसे तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर राजकुमारी सुनैना सारी बातें उस जलपरी को बताती हैं। अचानक राजकुमारी के हाथों में एक जादुई मणि आ जाता है। राजकुमारी, ये एक जादुई मणि है और ये नागलोक में तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं अभी तुम्हें नागलोक पर पहुंचा देती हूँ। पर आप मेरी इस तरह मदद क्यों कर रही? इससे आपको क्या मिलेगा? मैं चाहती हूँ कि वहाँ से लौटने के बाद तुम आकर मेरे इस श्राप को मुक्त करो। मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। अचानक राजकुमारी एक महल में पहुंच जाती हैं। उन्हें वहां पर बहुत डर लग रहा था, पर उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। राजकुमारी थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तब वो एक राज दरबार में पहुंचती हैं। वहां पर एक अजीब सा व्यक्ति मौजूद था। क्या आप ही नाग देवता हैं? हाँ, मैं ही हूँ नाग देवता। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं, यहाँ जो भी आता है वो वापस जिंदा नहीं जाता। दरअसल मुझे यहाँ प्रताप की माता जी ने भेजा है। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ प्रताप की माता जी ने भेजा है? क्या तुम्हें पता नहीं, प्रताप के पूर्वजों के कारण मेरा बेटा मारा गया था। इसी कारण मैंने उन्हें एक ऐसा श्राप दिया है जिसके कारण उनके परिवार में कोई भी जल्दी टिक नहीं पाता है। हाँ, मैं समझती हूँ, पर प्रताप के परदादा ने जानबूझकर आपकी बेटी को नहीं मारा था। ये सब अनजाने में हुआ था। जैसे भी हुआ हो, पर इससे मेरा बेटा वापस तो नहीं आने वाला ना। उन्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब चिंता मत कीजिए,
मैं अपने साथ आपकी बेटी की खिचुली और नागमणि लेकर आई हूँ। आप इससे अपने बेटे को वापस जीवित कर सकते हैं। फिर राजकुमारी वो नागमणि और केचुली निकालती हैं और नाग देवता के हाथों में थमा देती हैं। नाग देवता उस केचुली और मणि की मदद से अपने बेटे को जीवित कर लेते हैं। अरे ये तो सच में मेरा बेटा वापस जीवित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मांगो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मांगो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ कि आपने प्रताप के परिवार को जो श्राप दिया था वो आप वापस ले लें। बस चिंता मत करो, ये श्राप मैंने वापस ले लिया है। अब तुम आराम से अपने घर जा सकती हो। जाते जाते नाग देवता उपहार स्वरूप राजकुमारी को एक जादुई शंख देते हैं। ये एक जादुई शंख है, इसे तुम उस मंदिर पर चढ़ा देना। इसके प्रभाव से तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद महाराज, पर मैं जब यहाँ आ रही थी तब एक जलपरी ने ये जादुई मणि देकर मेरी मदद की थी। वो श्राप से मुक्त होना चाहती हैं। अब आप ही बताइए कि मैं उन्हें उनके श्राप से कैसे मुक्त करूं? तुम इस शंख को उनके शरीर पर छुआ देना, बस वो हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। अब जाओ। राजकुमारी जलपरी के पास पहुंचकर उन्हें हमेशा के लिए उस श्राप से मुक्त कर देती है। जब राजकुमारी प्रताप की झोपड़ी के बाहर पहुंचती हैं, तब उन्हें वहां पर अपने राज्य का एक सैनिक मौजूद दिखता है। अरे राजकुमारी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है कि आपको ढूंढ ढूंढ कर महाराज कितने परेशान हो चुके हैं। मेरा छोड़ो, पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और यहाँ पर एक प्रताप नाम का व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन के साथ रहता था, वो इस वक्त कहाँ पर है? वो राजकुमारी, दरअसल बात ये है कि गांव के किसी व्यक्ति ने महाराज को खबर की कि प्रताप नाम के एक व्यक्ति ने राजकुमारी को यहाँ छुपा कर रखा है। बस महाराज के कहने पर उन्हें ले जाना पड़ा। ओहो, ये सब क्या हो गया? ना जाने गांव का कौन सा व्यक्ति था जिसने महाराज को ये खबर पहुंचाई। अब मुझे किसी भी कीमत पर उन्हें कारागार से छुड़ाना होगा। राजकुमारी महल में अपने पिता के पास पहुंचती हैं। महाराज उसे देखकर बहुत उदास होते हैं और उससे कहते हैं, राजकुमारी आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हमने आपको कितना ढूंढा। आपने इतनी छोटी सी बात के लिए ये राज्य छोड़ दिया। मैं आपका विवाह आपके मन पसंद के लड़के से ही करवाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे गलती हो गई। आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं आगे से आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगी। राजकुमारी के कहने पर प्रताप और उसके भाई बहनों को कारागार से छुड़ाया जाता है। राधे राजकुमारी के पास आती है और उनसे कहती है, ये क्या दीदी, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है कि हम लोगों ने आपको कितना ढूंढा। मुझे माफ कर दो, मुझे इस तरह जाना नहीं था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, मैं वापस आ गई हूँ। राजकुमारी प्रताप के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, मुझे माफ कर दो प्रताप, मुझे इस तरह नहीं जाना चाहिए था, पर अगर मैं तुम लोगों को बता देती तो तुम लोग मुझे कभी नहीं जाने देते। राजकुमारी उन लोगों को सारी बातें बताती हैं कि किस तरह प्रताप की माता उनके सपने में आती हैं और राजकुमारी नागलोक में जाती हैं। राजकुमारी, आप सच में बहुत बहादुर हैं। आपने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए ये सब किया। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। सच में आप बहुत अच्छी हैं। पिताजी, ये प्रताप है और इसमें वो सारे गुण हैं जैसा मैं अपने जीवन साथी में चाहती हूँ। इसीलिए पिताजी, मैं केवल और केवल इसी से विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है राजकुमारी, जैसी आपकी इच्छा। हम आपकी शादी इस व्यक्ति से ही करवाएंगे। आपका विवाह बहुत धूमधाम से करवाया जाएगा। सभी राज्य के लोगों को बुलाया जाएगा।
मैं बीत चुका था। अब राजकुमारी और प्रताप का विवाह हो गया था। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। विवाह के बाद एक बार फिर प्रताप की माता राजकुमारी के सपने में आती हैं और उसे और प्रताप को आशीर्वाद देती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्री। हम सभी पितृ तुम्हारे बहुत आभारी हैं। तुमने इस घर को एक नया जीवन दिया है।